आप सभी को नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं के पिछले भाग में हमने बात की थी दास्ताने बूटा सिंह की। दास्ताने बूटा सिंह में हमने जाना कि किस तरह से बूटा सिंह की दास्तान अपने आप में अलग तरह की कहानी है और एक ऐसी प्रेम कहानी बूटा सिंह और जैनब की जो अपने सही अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। किस तरह से दोनों ने अपने अपने स्तर पर त्याग का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक तरफ बूटा सिंह रहे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी कमाई से लेकर के और बाद में जैनब को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए न्यौछावर कर दिया। वहीं जिस बात का आभास बूटा सिंह को नहीं था, पर जैनब ने अपनी तरफ से अपना प्यार दिखाने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए त्याग की एक नई परिभाषा लिख दी, जिसमें उसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया पर बूटा सिंह की जान को दांव पर नहीं लगाया। आज का हमारा संस्मरण है रावलपिंडी से रोशनदीन का चक कल्चर सैदा। रावलपिंडी के नजदीक के गांव चक कल्चर सैदा के चौधरी रोशनदीन बताते हैं, मेरा जन्म जिला फतेहगढ़ साहब की तहसील सरहिंद शरीफ के एक गांव आदमपुर में हुआ था। इस गांव में हम मुसलमानों के सिर्फ 7 परिवार थे। मुख्य आबादी सिखों और हिंदुओं की ही थी। मुझे सही तारीख तो याद नहीं है, लेकिन भादों के मौसम में एक दिन अचानक सैकड़ों की संख्या में कुछ लोग बाहर से आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अब इनका पाकिस्तान बन गया है तो ये लोग यहाँ क्यों टिके हुए हैं। जाहिर था हमें तत्काल वहां से निकलना था। इससे पहले कि हम सब वहां से भागते, हमें सूचना मिली कि मेरा एक चचेरा भाई जमालुद्दीन खेत के समीप कुएं के पास ही एक नामी डकैत नगिया डाकू ने गोली से मार दिया है। नगिया डाकू भी मूल रूप से हमारे उसी गांव का बाशिंदा था। हमें बताया कि कुछ लोग जमालुद्दीन की बीवी और बेटी को भी उठाकर ले गए हैं। दंगाइयों के इस काम से हमें बहुत तकलीफ हुई। उस समय हम सहमे हुए थे और बेहद डरे हुए भी। हम सभी परिवारों के लोग वहां से छिपते छिपाते भागे और नजदीक एक मुस्लिम गांव मठी पहुंच गए। उस गांव में हजारों की संख्या में आसपास के गांवों के मुसलमान भी एकत्र हो चुके थे, मगर किसी के पास भी हथियार नहीं थे। तभी दंगाई वहां पहुंच गए। उन्होंने औरतों, मर्दों और बच्चों को अलग अलग किया। ज्यादातर मर्दों को थोड़ी दूर ले जाकर मार दिया गया। उनमें मेरे वालिद भी शामिल थे। मैं और मेरा भाई जो सिर्फ 6 साल का था माँ के पास थे। हमारी माँ को हमारे सामने ही मार दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। मैं, मेरा भाई और अन्य लगभग 30 बच्चे लाशों के नीचे छिप गए। उस कत्लेआम के बाद उन्होंने एक जगह मैदान में आग लगाई और कई लाशों को एक एक करके आग में फेंकना शुरू कर दिया। शाम ढल चुकी थी। शेष लाशों को वहीं छोड़कर दंगाई कुछ जवान लड़कियों को उठाकर वहां से ले गए। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आए। उनमें एक चौकीदार ने हमें वहां से ले जाकर एक इमारत में छिपने की जगह दी। चौकीदार मुस्लिम था। अगले दिन उसने और उसके 4 साथियों ने हमें सरहिंद शरीफ के एक मुस्लिम कैंप में ले जाकर छोड़ दिया। वहां हमें बचे खुचे रिश्तेदार मिल गए। हमारे वालिद के एक चचेरे भाई ने शुरुआत में तो खूब संभाल की, मगर वह पूरी तरह से होश हवास में नहीं था। उसकी 3 बेटियां दंगाई उठाकर ले गए थे। उनमें से बाद में 2 मिली। एक तो अब भी फैसलाबाद में रहती हैं। उन दिनों बारिशें भी खूब हो रही थी। कैंपों में पानी भर गया था। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। एक दिन हम दोनों भाइयों ने अपनी बड़ी बहन के गांव की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में एक खेत में एक किसान घास काट रहा था। उससे बातचीत हुई। उसने मदद के लिए हमें 2 आने निकाल कर दिए और कहा, बच्चों इस वक्त मेरे पास बस यही दौलत है। उसके हाव भाव व बातों से लग रहा था कि वह कोई हिंदू ही था। वहां से चलकर हम दोनों एक गांव कदमगढ़ पहुंचे, जहां एक सिख परिवार ने हमारी दास्तान सुनने के बाद हमें खाना खिलाया ताकि हम आगे जा सकें। वहां से हम छिपते छिपाते गोविंदगढ़ पहुंचे, जहां हमने एक तांगे वाले से हिचकिचाते हुए मदद मांगी। वह सिख था। उसने हमारे सिर पर हाथ फेरा और हमें निकटवर्ती गुरुद्वारे में ले गया, जहां कुछ और मुस्लिम बच्चे भी पनाह लिए हुए थे। रात के अंधेरे में हम वहां से गांव मलोड़ के लिए चल पड़े। रास्ते में हम खन्ना शहर पहुंचे, जहां एक कृपानधारी सिख मिला। उसने हमें पूछा, कहां जा रहे हो, कौन हो तुम। हमने तब तक फैसला कर लिया था, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमने उसे बता दिया कि हम मुस्लिम बच्चे हैं और हमारे परिवार के लगभग सारे लोग मारे गए हैं। दयावश उसने एक बंदे के साथ हमें अपने घर भेजा, जहां उसकी पत्नी ने हमें न केवल हौसला दिया बल्कि खाने पीने का सामान भी दिया। वहां से हम छिपते छिपाते निकले। रास्ते में एक कड़ाधारी सिख भी मिल गया। उससे बात हुई तो उसने बताया कि वह भी पहले मुसलमान था और अभी हाल ही में सिख बना था। उसने हमें हमारे गांव पहुंचाने का वादा किया और साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ सिख मिले जिन्होंने हमें मारने की बातें की, मगर उस शख्स ने साफ कर दिया कि वह अपनी जान दे देगा मगर हमें हमारे गांव पहुंचाकर ही दम लेगा।
उसने सबके सामने गुरुओं की कसम उठाकर हमारी रक्षा का ऐलान किया। बहरहाल दंगाइयों ने अपना रास्ता बदला और हम ऐसे हालात में जीते मरते मलोड़ गांव के नजदीक पहुंच गए। वहां प्रवेश करने से पहले उस सिख ने हमें भी सिख बच्चों की तरह पगड़ियां बांधी। वह हमें अपने गांव चंदनवाल ले गया, जो मालेर कोटला की सीमा पर ही स्थित था। घर की सरदारनी धर्मपरायण थी, उसने अपने बच्चों की तरह हमें रखा। वहां हम लगभग 20 दिन रहे। उन्हीं दिनों एक व्यक्ति उनके घर आया और उसने बताया कि पड़ोसी गांव रोहेड़ा से एक मुस्लिम शख्स बसों द्वारा मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने का प्रबंध कर रहा था। उसने पेशकश की कि वह हम दोनों को वहां तक पहुंचा देगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सरदारनी तैयार हो गई। वह व्यक्ति हमें लंबरदार के घर ले गया, जो जाति से अराई था। लंबरदार की पत्नी और बेटियों ने हमें पूरा स्नेह दिया। लंबरदार चाहता था कि हम उसके पास ही रह जाएं। उनका कोई बेटा नहीं था। जज्बाती होकर वह कहने लगा, अब तो खुदा ने हमें 2-2 बेटे दे दिए हैं, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। वह अपनी 25-25 बीघा जमीन भी हमारे नाम वसीयत करने को तैयार हो गया। तभी मालेर कोटला में हमारी एक बुआ ने हमारे बारे में एक नाई से सुना, तो वह हमें आकर बड़े प्यार से ले गई, मगर उसका खाविंद इस बात पर ज्यादा खुश नहीं था। कुछ ही दिनों में हमें बोझ का एहसास होने लगा था। आखिर एक दिन उसने हमें पाकिस्तान से आई एक ट्रेन में चढ़ा दिया। यह विशेष ट्रेन 3 बार आई थी। हमें तीसरी बार ही जगह मिल पाई। मुसीबतें वहीं खत्म नहीं हुई। बॉर्डर पर पहुंचे तो पता चला कसूर जाने वाली रेल की पटरियां भी दंगाइयों ने उखाड़ दी थीं। उस समय ट्रेन के साथ एक गोरखा फौजियों ने वायरलेस संदेश पाकिस्तान भेजा। उधर से सेना के कुछ ट्रक आए और वे अपनी सुरक्षा के घेरे में हम सबको सीमा पार ले गए। हम दोनों भाई रावलपिंडी के समीप एक कैंप में रह रहे थे। कुछ दिन बाद एक स्कूल मास्टर हसन अब्दल आए और उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने की पेशकश की, जबकि गफूर खान नाम के एक तहसीलदार ने मेरे भाई को अपने पास रखने की पेशकश की। उसके बाद जिंदगी बदलती गई। हम लोग अब संपन्न हैं, मगर वे हालात, वे घाव, वे दिन अभी तक भूले नहीं हैं। और विशेष करके कुछ लोगों के प्रति जो हमारे मन में रंज है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। ये था हमारा आज का संस्मरण चक कल्चर सैदा। अब कल एक नए संस्मरण मुल्तान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अनुमति दीजिए।